नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। अधिगम का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अधिगम को सामान्य शब्दों में सीखना कहते हैं और अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नए अनुभवों से सीखता है और इन्हीं अनुभवों से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। माना जाता है कि अधिगम जो है यानी व्यक्ति जन्म से लेकर के जब उसका जन्म होता है तब मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ अवश्य सीखा करता है। वुडवर्थ के अनुसार अब आइए कुछ अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस कर लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक में वुडवर्थ, इन्होंने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव एवं परीक्षणों या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। मर्फी के अनुसार अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का अर्जन करना ही अधिगम है। आइए अब अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं? कैसे जानेंगे कि अधिगम हो रहा है? कैसे पहचानेंगे कि अधिगम क्या है? पहला, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अगर अधिगम होगा तो व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य आएगा। मान लिया व्यक्ति ने अधिगम किया अभिवादन करने का, कोई बच्चा है वो बड़ों को देख करके उसके पाँव छूता है, तो ये उसमें अधिगम हुआ यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। पहले वो ऐसा नहीं करता था लेकिन वो ऐसा करने लगा। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। अगर माना जाता है कि एक बार व्यक्ति सीख जाता है तो वह उसके व्यवहार में समाहित हो जाता है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है। सीखना जो है बिना प्रयोजन के नहीं होता है। व्यक्ति बिना उद्देश्य के कुछ नहीं सीखता। माना जाता है कि अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम विकास है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है। अधिगम रचनात्मक होता है। अधिगम अनुकूलन है और अधिगम वातावरण की ही उपज है। बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति वातावरण के द्वारा ही सीखता है। अधिगम खोज परख होता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। कुछ चीज़ें व्यक्ति स्वयं से सीखता है, कुछ समाज से सीखता है। तो माना जाता है कि अधिगम जो है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम स्थानांतरण होता है। व्यक्ति एक जगह सीखी गई बात को जो है वैसे ही समान परिस्थिति आती है तो उसमें जो है व्यक्ति अप्लाई करता है। इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है। व्यक्ति अपने अनुभवों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम पूर्व परिस्थिति के प्रति अनुकूलन करने की भी प्रक्रिया होती है। आइए अब अधिगम में कौन कौन से जो अधिगम में सहायक कारक क्या होते हैं? अधिगम जो लर्निंग या सीखना होता है दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो व्यक्तिगत कारक होता है, इंडिविजुअल फैक्टर्स होता है। दूसरा पर्यावरणीय कारक होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। व्यक्तिगत कारकों में जैसे बालकों के सीखने की जिज्ञासा कितनी है। कोई व्यक्ति या बच्चा तभी सीखता है जब वह जिज्ञासु होता है। अगर किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा है तो वो सीख जाएगा। अगर सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो सीखना कठिन हो जाता है या हो सकता है उसमें रुचि है ना ले बच्चा। बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है? अगर पृष्ठभूमि अच्छा है तो काफ़ी चीज़ें बच्चा पहले से सीख करके आता है और सीखना अधिक सरल हो जाता है। सीखने का समय तथा अवधि, परिपक्वता, मैच्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अधिगम से संबंधित एक निश्चित परिपक्वता आने पर यानी एक मैच्योरिटी लेवल आने पर ही व्यक्ति सीख पाता है, बच्चा सीख पाता है। उस मैच्योरिटी लेवल से अगर बातें नीचे की बताई जाएँ, ऊपर की बताई जाएँ तो उसकी समझ की बाहर की बात होगी। मान लिया कोई 5 साल का बच्चा अगर उससे हम अगर हम लोकतंत्र की बात करें या उसको प्रतिशतता की परसेंटेज के सवाल दें तो उससे कोई संबंध नहीं है, तो वो उस बात को नहीं सीख पाएगा क्योंकि उस लेवल का भी परिपक्व मैच्योर नहीं हो पाया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सीखने में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। अगर बच्चा शारीरिक दृष्टि से हुष्ट-पुष्ट है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वह
सिखाए गए बातों को आसानी से सीख लेता है। सीखने वाले की आवृत्ति कैसे, एटीट्यूड क्या है? बुद्धि, बुद्धि भी सीखने पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर माना जाता है कि सामान्य बुद्धि का बच्चा है जिसके आईक्यू 90 से 110 के बीच है, तो सामान्य चीज़ें सीखना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सामान्य से कम बुद्धि होता है तो सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है। या हम या अगर सामान्य से ऊपर की ओर जाते हैं तो सीखना और अधिक आसान हो जाता है। तो आईक्यू या इंटेलिजेंस का भी प्रभाव सीखने पर या अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। फिर ये भी बात अगला है अधिगम प्रक्रिया, यानी कोई चीज़ सीखना तब संभव कैसे सिखाने की प्रक्रिया कैसे हो रही है, यानी प्रोसेस, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि अधिगम कैसे कराया जा रहा है। अनुशासन, शिक्षक की शिक्षण विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है। ये तो थे दोस्तों अधिगम के व्यक्तिगत कारक। अब आइए अधिगम से संबंधित पर्यावरणीय कारकों की चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरणीय कारकों में पहला कारण होता है वातावरण का प्रभाव। वातावरण कैसा है? एक तो भौतिक वातावरण कैसा है? हो सकता है कि जहाँ बच्चा सीखने बैठा हो या अध्ययन कर रहा हो, वहाँ का वातावरण जो है ठंडा हो, या फिर बहुत अधिक गर्मी हो, उसके अनुकूल ना हो। और साथ ही साथ मानवीय वातावरण कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, अध्यापक कैसे हैं, घर परिवार का वातावरण कैसे है जहाँ बच्चा सीख रहा है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी वातावरण के सीखने को प्रभावित करता है। सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का वातावरण कैसा है। शिक्षा के अनौपचारिक साधन, बहुत से साधन होते हैं जो शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं। औपचारिक साधन में जैसे विद्यालय आ गया, और जिसमें एक निश्चित नियम होता है और समय का पालन किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चा अनौपचारिक ढंग से सीखता है, यानी दूसरों को देख कर के। बहुत से अनौपचारिक साधन होते हैं, मित्र मंडली होता है या लोगों का समूह होता है, रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण बच्चे का कैसा है, कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है और मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है। आइए अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से वातावरण होता है, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होता है, सीखने का समय व थकान, अगर बच्चा थका हुआ है तो अधिगम करने में असफल होगा, नहीं सीख पाएगा। सीखने की इच्छा शक्ति कैसी है, सीखने की विधि, परिपक्वता, विषय सामग्री का स्वरूप कैसा है, प्रेरणा कैसा है, यानी मोटिवेशन लेवल कितना है। अगर आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा है या व्यक्ति है तो वो बिना थके लगातार सीखता रहेगा, उसे थकान का भी अनुभव नहीं होगा। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जब परीक्षाएं पास में होती हैं तो दिन रात पढ़ते रहते, ना तो थकान ना तो नींद, कुछ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रेरणा मिलती है, लक्ष्य हमारे सामने होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं और उसमें कार्य करते रहते हैं। अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया कैसी है, अध्यापक कैसा है, अध्यापक का व्यवहार कैसा है, अध्यापक का विषय ज्ञान कैसा है, अध्यापक ने प्रशिक्षित कितना है, यानी और अध्यापक सीखने की प्रक्रिया कौन से टेक्निक्स कौन सा अपना रहा है, ये सारी चीज़ें भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। और संपूर्ण परिस्थिति भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब आइए दोस्तों सीखने या अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक दृष्टि में देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर ने किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन आई.पी. पावलोव ने किया था। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत एडविन आर गुथ्री ने दिया। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल ने दिया। क्लार्क लियोन हल इनका पूरा नाम है, सी एल हल ने दिया। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन ने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत मैक्स वर्दिमर ने दिया। अधिगम का छेद सिद्धांत कुटलेविन का है। अधिगम सोपान का सिद्धांत आर एम गैने का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ए एच मैस्लो का है। और अधिगम का प्रसूत सिद्धांत एडविन गुथरी का है। आइए दोस्तों हम अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं उदाहरण दे करके
एक सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था और ये अमेरिका के निवासी थे। सन 1913 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका प्रयोग मुख्य रूप से भूखी बिल्ली पर था। उद्दीपक के रूप में मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा अपने जो है प्रयोग में इन्होंने उपयोग किया था। इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, इनको याद रख लेते हैं। अक्सर इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। जब हमें उपनाम पता होगा तभी हम एग्जाम में एलिमिनेट कर पाएंगे किसका सिद्धांत, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं, इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं एंड ट्रायल एंड एरर थियरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर बॉन्ड सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत के उपनाम हैं। दोस्तों, थॉर्नडाइक का मानना था कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाएं किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समझ किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है तो वह उद्दीपन व्यक्ति के किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए, यानी व्यक्ति को किसी विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है क्योंकि उसे संतोष मिलता है और बार बार उसे दोहराकर वह उस व्यवहार को सीख लेता है। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे नहीं दोहराया जाता, उसे सीखा नहीं जाता है। अर्थात उद्दीपन यानी स्टिमुलस एस और अनुक्रिया आर के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। आइए अब इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए चित्र में दिख भी रही है, एक पिंजरा दिखाया गया है और इसके अंदर एक बिल्ली बंद कर दी गई है। दोस्तों, भूखी बिल्ली को एक संदूक या पिंजड़े में बंद किया कर दिया जाता है और जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा था, जिसके खुलते ही संदूक खुलता था या दरवाज़ा खुलता था और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन खा सकती थी। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा है, जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन था, यानी स्टिमुलस था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास किया, यानी अनुक्रियाएं किया करती रही। कई प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। बाहर आकर बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया और जब भी उसे भूखा रखकर वह क्रिया दोहराई गई। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। सॉरी। निष्कर्ष, इस प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? अधिगम का आधार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है और इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य, परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। छोटे बालकों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि के लिए सिखा सकते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? यानी बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करता है। यह सिद्धांत सफलता के प्रति आशा का संचार करता है, कार्य की धारणा स्पष्ट करता है, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है, शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करता है। अब अगला सिद्धांत हम लोग चर्चा करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था। ये यूएसए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1938 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका मुख्य प्रयोग चूहे पर था और कबूतर पर था। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के भी अनेक उपनाम हैं, इनको देख लेते हैं। इनके सिद्धांत को आरएस का सिद्धांत यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, नैमित्ववाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, साधक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं।
स्किनर ने मुख्य प्रयोग एक चूहे पर किया था और इस सिद्धांत के प्रयोग में स्किनर ने स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया और इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगा सके। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। संयोग से पंजा उस लीवर पर पड़ गया और बॉक्स पर लगे भोजन पात्र से भोजन मिल गया। धीरे धीरे चूहा द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगा और एक समय ऐसा आया कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता तो वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त कर लेता। इस तरह चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। स्किनर ने कबूतर पर भी इसी प्रकार के एक प्रयोग किया। कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता तो उसे दाने की प्राप्ति होती थी। क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं इनके सिद्धांत में, जैसे क्रिया प्रसूत व्यवहार। ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक स्टिमुलस पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर होता है। यानी जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है वो उद्दीपक स्टिमुलेट पर आधारित न होकर अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। स्किनर ने परंपरागत थ्योरी जो कि एसआर थियरी थी, जिसे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते थे, माना जाता था कि स्टिमुलस होगा तभी रिस्पांस होगा, उसको उन्होंने आरएस में बदल दिया। इनका मानना था कि रिस्पांस के द्वारा भी स्टिमुलस जो है प्राप्त किया जा सकता है। नोट: क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है। क्लासिकी अनुबंधन में व्यवहार का प्रारंभ वातावरण के द्वारा किया जाता है। यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर का मानना था कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया हो सकता है। स्किनर के सिद्धांत का क्या शैक्षिक महत्व है, आइए इसको देख लेते हैं। इन्होंने अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। यानी जो भी अवांछित व्यवहारों को अगर नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाए तो उसको रोका जा सकता है। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन दिया जाए, यानी अगर कोई विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा की जाए और अगर गलत कार्य करता है तो उसको जो है रोकने का प्रयास किया जाए। शिक्षार्थी का जो भी परिणाम हो शीघ्रता से घोषित किया जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि क्लास में टेस्ट ले लेते हैं या जो भी एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट के लिए पता चलता है कि 10 दिन 5 दिन या कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। तो जिससे कहीं न कहीं बच्चों के अंदर उत्तेजना जो होती है, यानी अपने जो भी उसने प्रयास किया उसको जानने की, उसका क्या रिज़ल्ट मिला उसको जानने की जो जिज्ञासा होती है धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्रता से घोषित करना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। स्किनर ने सिद्धांत बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक जोर दिया और स्किनर ने अपने सिद्धांत में बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक जोर दिया। और इसी के एक व्यवहारिक उदाहरण है कि जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो कभी-कभी क्या करते हैं कि पुस्तक को छोटे-छोटे खंडों में बाँटकर प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक खंड के समाप्ति के बाद आवश्यक पुनर्विवरण दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन, इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों एवं विभिन्न सहायक शिक्षण साधनों का उपयोग करता है। स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ घटक हैं, जैसे व्यवहारिक उद्देश्य। अनुदेशन के छोटे-छोटे या सूक्ष्म शिक्षण पद होते हैं, स्व पद नियम होते हैं, तत्काल प्रक्रिया प्रतिक्रिया और प्रश्न पर आधारित विद्यार्थी की सक्रिय प्रतिक्रिया। दोस्तों, अधिगम का अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जो है आईपी पावलोव ने किया। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सन 1904 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका मुख्य प्रयोग कुत्ते पर था।
इन सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसे कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत। दोस्तों, अधिगम का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इसे प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत या अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। आईपी पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई। यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। इसके बाद केवल घंटी बजाई परंतु खाना नहीं दिया, तो देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया लार टपकाता है। अनुकूलन से पूर्व क्या रहता है कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन, और अगर दिया जाता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अनुकूलन के दौरान क्या होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन जब दिया जाता है तभी स्वाभाविक अनुक्रिया आती है यानी लार उत्पन्न होती है। अनुकूलन के बाद जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी जब घंटी बजाई जाती है तो स्वाभाविक अनुक्रिया लार आने लगती है। इस सिद्धांत के निष्कर्ष क्या निकलता? पावलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और जिसे अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक कहा है, यानी भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? भय निवारण में सहायक है, सामाजिकरण में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिवृत्ति विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है और अनुशासन विकास में यह सिद्धांत सहायक है। अगला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क लियोन हल ने किया था। सीएल हल संक्षेप में कहते हैं। यह यूएसए यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत के उपनाम हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। दोस्तों, ये पीडीएफ हमें जो है सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है, तो हमने सोचा कि अगर इसमें हम कुछ इसको पीडीएफ समझने में जो है लोगों को उतनी बात हो सकता है, पढ़ने में समय ना मिल पाए या पढ़ने में समझ में ना आए, तो उसको हमने एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किया है। तो जहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सीएल हल के सिद्धांत को अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत और क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। हल ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया। क्लार्क एल हल ने यह सिद्धांत थार्नाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देती है। हल के अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है, ड्राइव है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। क्लार्क एल हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया। नोट वीएफ स्किनर ने अधिगम के इस सिद्धांत को अधिगम का आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत कहा है। शैक्षिक महत्व: बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है यह सिद्धांत। बालकों की क्रिया तथा आवश्यकता के मध्य संबंध होना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। अधिगम बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए।
मिलर और डॉलार्ड का प्रयोग इसी से संबंधित है। इन्होंने एक लड़की पर प्रयोग किया। मिलर और डॉलार्ड ने एक लड़की पर प्रयोग किया। मिलर एवं डॉलार्ड ने 6 वर्ष की एक लड़की पर प्रयोग किया। जब भूखी लड़की यानी लड़की जब भूखी थी तो उसे बताया गया कि किताबों की अलमारी में एक किताब के नीचे कैंडी छिपी हुई है। लड़की कैंडी को पाने के लिए किताबों को बाहर निकालना शुरू कर देती है और लगभग 210 सेकंड के बाद वह किताब पा लेती है जिसके नीचे कैंडी छिपी रहती है। इसके पश्चात उसे कमरे से बाहर भेज दिया जाता है और उसी किताब के नीचे एक अन्य कैंडी छिपा दिया जाता है। इस बार वह लड़की कैंडी को 86 सेकंड में ढूंढ लेती है। उसके बाद पुनरावृत्ति पर 2 सेकंड में खोज लेती है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कैंडी को पाना लड़की के चालाक का प्रदर्शन है और पुस्तकों के नीचे कैंडी को ढूंढना उस चालाक को कम करने के लिए की गई अनुक्रिया है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये भी अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टॉलमैन का यह सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक छेद सिद्धांत को जोड़ता है। टॉलमैन का यह सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक छेद सिद्धांत को जोड़ता है। इस सिद्धांत को संकेत आधारित सिद्धांत तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी कहा जाता है। इसके उपनाम हैं जैसे अव्यक्त अधिगम सिद्धांत और प्रतीकात्मक सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। चिन्ह पूर्ण आकार का सिद्धांत इसका नाम है। ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, संभावना सिद्धांत, सप्रयोजन या संप्रयोजना व्यवहारवादी सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। टॉलमैन ने चूहों के समूहों पर प्रयोग किया। टॉलमैन ने चूहों के समूह को 2 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। टॉलमैन ने एक ग्रुप में भूल भुलैया में एक कोने में खाना रखा था। इनका जो प्रयोग था भूल भुलैया था, तो एक ग्रुप में भूल भुलैया में एक कोने पर खाना रखा था, तो चूहे ने जितनी जल्दी हो सके शॉर्टकट रास्ते से खाना प्राप्त कर लिया। लेकिन टॉलमैन ने बी ग्रुप में भूल भुलैया में खाना नहीं रखा, तो चूहे यहाँ से वहाँ भटकते रहे। इसलिए बी ग्रुप में अधिगम को व्यक्त नहीं किया जा रहा है। फिर टॉलमैन ने बी ग्रुप में दोबारा खाना रख दिया, तो चूहों ने ए ग्रुप से भी जल्दी अपने अधिगम को व्यक्त कर दिया। यानी जब जिस ग्रुप को जो है भोजन मिलता था या खाना मिलता था, यानी जिससे उद्देश्य की पूर्ण होती थी, उस ग्रुप ने जो है जल्दी से जो है रास्ता ढूंढ लिया। निष्कर्ष क्या निकला इस प्रयोग से? सीखने की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। टॉलमैन का विचार है कि उत्तेजक में उस समय अर्थ जुड़ता है जब वह किसी समय और आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्राणी संज्ञानात्मक योग्यताओं के सहारे संपूर्ण मानसिक परिस्थिति का एक मानसिक मानचित्र बना लेता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि संज्ञानात्मक मानचित्र से कौन सा अधिगम सिद्धांत संबंधित है या किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत इससे संबंधित है। यह अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। लैटेंट लर्निंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ने जो है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में अच्छी तैयारी या अच्छे अंक ला सकते हैं। टॉलमैन के विचार से पुरस्कार, दंड एवं अनुबंधन वे प्रतीक हैं जो उसे यह ज्ञान देते हैं कि उसे कौन सा मार्ग चुनना है। शैक्षिक महत्व क्या है इस सिद्धांत का? बालक सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करना सीखता है। बालक के एकीकृत व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है जो उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम में पुरस्कार देने पर व्यवहार दृढ़ हो जाता है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन मैक्स वर्दिमर ने किया था। प्रयोगकर्ता कोहलर थे। प्रयोग चिंपैंजी वनमानुस, एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर किया गया, मुख्य प्रयोग था। सहयोगकर्ता कोफका थे। उपनाम सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। दोस्तों, यही प्रश्न आ सकता है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का प्रतिपादन करता है।
गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोहलर हैं। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास और त्रुटि, प्रयास और सफल के सिद्धांत का खंडन किया। गेस्टाल्ट सिद्धांत विवेकशील तथा चिंतनशील बालकों के अधिगम पर बल देता है, यानी सूझ, समझ, इन सारी चीज़ों पर गेस्टाल्ट सिद्धांत का जोर रहता है। इसीलिए इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं और माना जाता है कि सूझ अचानक आती है। कोहलर का मुख्य प्रयोग एक सुल्तान पर था। कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसी कमरे के छत से केले इस प्रकार टांग दिए जो उसकी पहुंच से बाहर थे, और उसी कमरे में खाली बॉक्स डाल दिए। सुल्तान उन केलों को प्राप्त करने का प्रयास करता रहा, लेकिन असफल रहता है। सुल्तान ने कमरे का बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि कमरे में कुछ बॉक्स रखे हैं। चिंपैंजी ने उन बॉक्सों का प्रयोग किया और केले प्राप्त कर लिए। सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन तथा बॉक्स का प्रयोग कर सुल्तान की अंतर्दृष्टि व सूझ का परिणाम था। दूसरे प्रयोग में इन्होंने छड़ी का भी प्रयोग किया। पिंजड़े के बाहर जो है केला रख दिया और पिंजड़े के अंदर दो छड़ियाँ रख दी, एक छोटी छड़ी रख दी, एक बड़ी छड़ी रख दी। सुल्तान ने केला प्राप्त करने के लिए पहले अपने हाथ से केला प्राप्त करना चाहा, नहीं प्राप्त कर सका। फिर उसने परिस्थिति को समझा और देखा कि अचानक उसे एक जो है छड़ी दिख गई। उसने पहली छड़ी उठाई और केला प्राप्त करना चाहा। केले की दूरी अब भी अधिक थी। फिर उसने क्या किया, थोड़ा देर सोचने के बाद अचानक उसके अंदर सूझ आई और उसने बड़ी छड़ी के अंदर छोटी छड़ी को फिट करके केला प्राप्त कर लिया। निष्कर्ष क्या निकलता है इस सिद्धांत का, कि सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाला एक ऐसे विचार से जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्ध की आवश्यकता होती है और इस प्रकार अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा, यानी गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस सिद्धांत द्वारा बालकों में चिंतन, मनन, स्वाध्याय, कल्पनाशीलता, तार्किकता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। अनुसंधान विधि तथा खोज विधि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर ही आधारित है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। यह रटने जैसी क्रियाओं का खंडन करता है। गणित विद्यार्थियों द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर आधारित कुछ नियम हैं, यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित कुछ नियम है। समानता का नियम है, समापन का नियम है, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम, समग्रता का नियम। अब दोस्तों, अधिगम का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया था। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। और इस सिद्धांत के भी कुछ उपनाम है, जैसे थ्री फेज थियरी भी सिद्धांत को कहते हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी सिद्धांत को कहते हैं, और फील्ड थियरी भी सिद्धांत को कहते हैं। यानी इस सिद्धांत का नाम है थ्री फेज थियरी, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, फील्ड थियरी, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। इस सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की जो स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित करते हुए मानचित्र में निर्धारित करना और प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है। इस सिद्धांत के चार मुख्य तत्व होते हैं। एक तो शक्ति होती है, जिसे पावर पी से इंडिकेट करते हैं। अभिप्रेरणा होती है, जिसे एम यानी मोटिवेशंस, और जीवन विस्तार लाइफ एक्सपेंसेस एल, और अवरोध। सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणिक कारकों के गुणनफल का परिणाम है। कॉटलेविन का मानना था कि जो सीखना होता है वह व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणिक कारकों का गुणनफल होता है, यानी लर्निंग इज इक्वल टू पर्यावरणीय कारक इंटू व्यक्तिगत कारक। और इन्होंने एक सूत्र भी दिया है, जो है एफ इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू एफ और पी ई, यानी बी व्यवहार बराबर एफ फंक्शंस व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। इस सिद्धांत के अनुसार भय, लक्ष्य
और बाधा मुख्य कारक हैं। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे बाधा पार करनी ही होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण और अप्रेरणा पर बल देता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति के समक्ष दो प्रकार के चालक होते हैं, जिनमें एक तो उद्देश्यपरक या उद्देश्य मूलक होता है तथा दूसरा उद्देश्य तक पहुंचने में विरोधी का कार्य करता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव माना गया है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है अधिगम सोपान का सिद्धांत। अधिगम सोपान की भी कहते हैं। आर एम गैने एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अधिगम का सोपान की सिद्धांत दिया। हायरार्कल लर्निंग थियरी ऑफ हायरार्कल गैनेज हायरार्कल लर्निंग थियरी। प्रतिपादक आर एम गैने हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अक्सर परीक्षाओं में पुस्तक का नाम ही पूछ लेते हैं कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है आर एम गैने ने लिखा है। गैने ने अधिगम को 8 प्रकारों में श्रृंखलाबद्ध किया है। और यानी गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ इसमें क्रमबद्ध ढंग से बढ़ते जाते हैं और एक पिरामिड आकार की एक संरचना बना ली जाती है और जिसमें नीचे का भाग अधिक चौड़ा रहता है और ऊपर का भाग जो है कम चौड़ा होता है। और इसके 8 भाग में पहला जो होता है संकेत अधिगम होता है, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है, तीसरा पहला संकेत अधिगम होता है, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है, तीसरा श्रृंखला अधिगम होता है, चौथा शाब्दिक अधिगम होता है, पांचवा विभेदीकरण अधिगम होता है, छठा संप्रत्यय अधिगम होता है, सातवां नियम अधिगम होता है और आठवां और अंतिम समस्या समाधान अधिगम होता है। इनको क्रम से याद रखने की आवश्यकता है। परीक्षा में क्रम से इनको लगाने के लिए आता है। इनके जो अधिगम के जो ऑर्डर है, सीखने के क्रम है, उसको क्रमबद्ध ढंग से इन्होंने जो है लगाने के लिए परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो संकेत अधिगम सबसे नीचे होता है। दूसरे नंबर पर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है। संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम एसआर लर्निंग, सरल श्रृंखला अधिगम या चैन लर्निंग, शाब्दिक अधिगम वर्बल लर्निंग, विभेदीकरण अधिगम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग, नियम अधिगम रूल लर्निंग एंड समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जो संकेत अधिगम होता है वह अधिगम पावलॉव द्वारा जो पावलॉव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया उस पर आधारित होता है। यह अधिगम छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद होता है। अगला आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। यह सोपान थार्डाइक के प्रयास और त्रुटि पर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना जो होता है वो थार्डाइक के प्रयास और त्रुटि पर आधारित होता है और स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन तथा क्रिम्बल के साधनात्मक अधिगम के समान है। इस प्रकार के अधिगम में शाब्दिक दक्षताएं बालकों को सिखाई जा सकती हैं। सरल श्रृंखला का सिद्धांत या कह सकते हैं कि श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग होता है। तीसरा, इस अधिगम में गैने ने 2 प्रकार की श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। एक तो शाब्दिक श्रृंखला, दूसरा अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला इस अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है जिससे अधिगम के स्थानांतरण में सुगमता होती है, जैसे बच्चों को गिनती पहाड़े या अल्फ़ाबेट लर्न कराना। अशाब्दिक श्रृंखला क्या होता है? इस अधिगम हेतु चित्रों या अन्य दृश्य साधनों को क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है। अगला होता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम या वर्बल लर्निंग। इसमें गैने की इस अधिगम में एंडारूड ने मानव अधिगम को महत्वपूर्ण माना। यह भाषा अधिगम के लिए उपयोगी होता है। यानी जो वर्बल लर्निंग होता है ये भाषा से संबंधित होता है। विभेदीकरण अधिगम, इस अधिगम प्रक्रिया में वाचिक तथा अवाचिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल जो विभेदीकरण अधिगम होता है या दो से अधिक जो अधिगम बिंदु आते हैं उनमें विभेद करने की क्षमता
बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर होता है विभेदीकरण अधिगम। मान लिया जैसे कोई बच्चा है, वह गाय को देखता है, तो गाय को तो पहचान जाता है ये गाय है, और उसी समय छोटा बच्चा, तो गाय का कॉन्सेप्ट उसके अंदर विकसित नहीं हो पाता है। लेकिन गाय देखता है कि वो गाय सफ़ेद रंग की होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींगें होती हैं, गाय के जो है 1 पूँछ होती है। फिर वैसे अगर वो सफ़ेद कुत्ते को देखता है, तो विभेदीकरण अब उसके अंदर क्या होता है, विभेद करने की सामर्थ्य आ जाती है। संप्रत्यय सीखना क्या होता है, इस अधिगम के लिए बहुभेदीय अधिगम पूर्व आवश्यकता है। केंडलर ने प्रत्यय अधिगम का सर्वोत्तम उल्लेख किया। इस अधिगम में विशेष विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, विभेदीकरण, सामान्यीकरण सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट यानी किसी, जैसे मान लिया हमने देखा, गाय देखा, तो उसके सभी सामान्य गुणों का अवबोध हो जाना ही संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट आता है नियम सीखना। इस अधिगम के लिए प्रत्यय अधिगम पूरा आवश्यक होता है। और लास्ट में आता है समस्या समाधान अधिगम आता है। इस अधिगम में मौलिकता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करना होता है। अब गैने के द्वारा प्रतिपादित अधिगम शिक्षण स्तर है। शिक्षण स्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, बोध स्तर का शिक्षण होता है और चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। उद्देश्य ज्ञान, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। जो ज्ञान, जो अधिगम परिस्थितियां गैनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जैसे संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। ऊपर की जो 3 थे संकेत, नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो पहला जो संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम स्मृति स्तर का शिक्षण में यह अधिक उपयोगी है। फिर बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, ये बोध स्तर के शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है। और संश्लेषण और विश्लेषण जो होता है, जो नियम, इसको फिर से देख लेते हैं। गैने द्वारा प्रतिपादित अधिगम शिक्षण स्तर, जो सीखने के उद्देश्य होते हैं वो ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। अधिगम परिस्थितियां जैसे संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये स्मृति स्तर शिक्षण संबंधित है। और शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। और नियम अधिगम तथा समस्या समाधान अधिगम चिंतन स्तर के शिक्षण से संबंधित है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। यह कनाडा के निवासी थे। 1977 में इन्होंने अपने सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। इन्होंने एक प्रयोग किया, बॉबी डॉल। इनका एक जो है बॉबी डॉल, एक गुड़िया है, उस पर प्रयोग किया। और एक फिल्म जीवित जोकर नाम की एक फिल्म, इन दो चीज़ों के माध्यम से इन्होंने अपने प्रयोग किए। अल्बर्ट बंडूरा ने बॉबी डॉल का प्रयोग किया। आइए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने एक बालक पर बॉबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बॉबी डॉल के साथ, बॉबी डॉल या बेबी डॉल भी कह सकते हैं, के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है। और तीसरी मूवी हिंसात्मक दृश्ययुक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। निष्कर्ष के रूप में क्या देखा जाता है कि प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, यानी नैतिकता उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार की प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। तो जिस इनके प्रयोग में जिस समूह के बच्चों को जो है, यानी जिस बच्चे को जो है हिंसात्मक मूवी दिखाई गई, उसने जो है हिंसात्मक व्यवहार जो है डॉल के साथ प्रस्तुत किया। और जिस बच्चे को जो है अ, सामाजिक मूल्य पर आधारित मूवी दिखाई गई, तो उसने जो है गुड़िया के साथ एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत किया।
बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 मुख्य सोपान बताए। ध्यान या अवधान, अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। अवधारणा या धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलन। ध्यान या अवधान क्या है? यानी अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। अवधारणा या धारण करना, अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। पुनर्वलन, विषय वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्ट कर देता है तो यही प्रतिपुष्ट पुनर्वलन है। और अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसे मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति जो सीखने वाला बच्चा होता है या व्यक्ति विशेष होता है, वह अपने किसी को रोल मॉडल बना लेता है और उसी के व्यवहार को सीखने का प्रयास करता है, सीखता है। सामाजिक अधिगम के कुछ कारक हैं, जैसे प्रेरणा है, स्वनियंत्रण है, स्वविवेक है, स्वनिर्णय है, स्वानुक्रिया है। एक नोट बिंदु है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञावादी कहते हैं। अगला है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। इनके सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं और इनका समर्थन कार्ल रोजर्स ने किया। इस सिद्धांत में मैस्लो ने आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताएं और जैसे सामाजिक संबंध। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्म वास्तवीकरण या आत्मसातीकरण की आवश्यकता है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने कुल सीखने के 8 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण या सहायक नियम हैं। मुख्य नियम इनका है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण या सादृश्यीकरण का नियम है और संबंधित परिवर्तन का नियम है, या इसी को साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों, अधिगम वक्र से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। अधिगम वक्र सीखने की प्रगति या आवृत्ति या सीखने की प्रगति हो या अवनति हो को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल रेखीय वक्र, या समान निष्पादन वक्र। जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। एक होता है उन्नतोदर वक्र या ह्रास निष्पादन वक्र। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है। जैसे हम ग्राफ में देखें, जो सरल रेखीय वक्र दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो सीखने की गति जो है एक समान गति से बढ़ती जा रही है। और उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तो तेज होती है तीव्र, लेकिन धीरे धीरे जाकर के वो मंद पड़ जाती है। नतोदर वक्र या वर्धमान वक्र निष्पादन वक्र। नतोदर वक्र या वर्धमान निष्पादन वक्र, इसमें क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, लेकिन धीरे धीरे तीव्र होती जाती है। मिश्रित वक्र या एस आकार का वक्र क्या होता है? इस वक्र में उन्नतोदर और नतोदर का रूप मिश्रित रूप से होता है और ये एस आकार का प्राय वक्र बनता है। अधिगम पठार क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अधिगम पठार जब सीखने की गति रुक जाती है और ना ही उन्नति होती है ना ही अवनति होती है, तो उसे ही सीखने का पठार कहते हैं। सीखने के वक्त के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। गेट्स वान्य के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए गेट्स, इन्होंने कहा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा,
गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। यानी सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र, सीखने के वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। सीखने में उन्नति, सीखने के वक्र को हम मोटे तौर पर 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं: प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में सीखने में तीव्रता होती है, परंतु यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। प्रायः हमेशा ही सीखने में सीखने की गति में हमेशा ही तीव्रता नहीं होती है। मध्य अवस्था क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है वैसे वैसे वो सीखने में उन्नत करता जाता है, परंतु उन्नति का रूप स्थायी नहीं होता है। कभी उन्नत तीव्र गति से होता है, कभी कम गति से होता है। अंतिम अवस्था, जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी पड़ जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। सीखने की गति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, सरलता या कठिनता। सीखने में पठार क्या हो सीखने में पठार, जब सीखने की गति रुक जाती है और ना ही उन्नति होती है ना ही अवनति होती है तो उसे अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं, जो कि अस्थायी होता है। सीखने में पठार अनेक कारणों से आता है, जैसे प्रेरणा का अभाव, संघर्ष, पारिवारिक कारण, रुचि, निराशा, वातावरण, शारीरिक सीमा, थकान आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो अधिगम पठार बनने के कारण होते हैं। अधिगम पठार को दूर करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सीखने वाले को प्रेरणा देना, कार्य को बीच बीच में विश्राम देना, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग करना, सीखने का वातावरण प्रेरणादायी हो, अनुकूल हो, नवीन प्रणालियों का प्रयोग करना और बालकों का उत्साहवर्धन करना। अगर ये सारी चीज़ें अपनाई जाएँ तो अधिगम के पठार को जो है हटाया जा सकता है, क्योंकि अधिगम का पठार कोई अस्थायी नहीं होता है। इसे जो है अगर पट कारणों को दूर कर दिया जाएगा तो पठार हट जाता है। अब आइए दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण देख लेते हैं, क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखी गई बात को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है, जैसे गणित विषय का ज्ञान भौतिकी के ज्ञान में सहायक होता है, हिंदी विषय का ज्ञान संस्कृत में सहायक होता है, साइकिल चलाना वाला व्यक्ति स्कूटर आसानी से सीख जाता है। तो इसे जो है सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण, इसमें एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है। ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक होता है, जैसे बीजगणित का ज्ञान रेखागणित में सहायक होता है। द्वि द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है कि दोनों हाथों के दौरान एक दूसरे में यानी स्थानांतरण, जो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है वो दोनों हाथों के दौरान एक दूसरे में संबंध रखता है। जैसे मान लिया बैडमिंटन है, अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो मान लिया हम दाएं हाथ से खेलने का प्रयास करते हैं और बाएं हाथ, तो दाएं और बाएं हाथ से अगर हम दोनों में एक हाथ से खेलना सीख गए तो हम दोनों दूसरों हाथ से भी खेलना आसानी से सीख सकते हैं। ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण का उदाहरण है। नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण क्या होता है? जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधक बनता है तो नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कला विषय का विद्यार्थी विज्ञान विषय का ज्ञान पढ़ने में बाधा उत्पन्न करता और अनुभव करता है। भारत का ड्राइवर अमेरिका में कार चलाने में कठिनाई महसूस करता है। या दिल की बीमारी है किसी को और जो है लेकिन उसकी तेज़ चलने की आदत है, तो डॉक्टर के सलाह के बावजूद भी तेज़ चलने की जो आदत पड़ गई है उसको जो है धीमा चलने में बाधक का कार्य करेगा। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? जब एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है तो शून्य स्थानांतरण कहलाता है।
जैसे बॉलिंग और बैटिंग, प्रार्थना और देशभक्त गीत, कबीर के दोहे और रहीम के दोहे ना तो सहायक होंगे और न बाधक होंगे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में मनोशक्ति मानसिक शक्ति का नियम लागू होता है। चिंतन, बुद्धि एवं सोच विचारधारा के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों, ये था अधिगम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदुओं को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। या उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सभी जो है परीक्षाओं जिसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम टॉपिक पूछा जाता है, सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।